दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल जीएस पेपर 1 के भूगोल खंड से जुड़ा है। यूपीएससी और अन्य राज्य सेवाओं के लिए यह टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है। गौर करें तो प्रकृति में हर काम के पीछे कोई वजह जरूर होती है। ऐसे ही मानवीय सभ्यता ने अपनी बढ़ती जरूरतों के साथ उद्योगों का विकास किया। इन उद्योगों की अवस्थिति के लिए कुछ कारक जिम्मेदार होते हैं। तो आज का हमारा आर्टिकल इन्हीं उद्योगों की अवस्थिति के लिए जिम्मेदार कारकों पर विस्तार से चर्चा करेगा और इसी के मद्देनजर हमारा आज का विषय है उद्योगों की अवस्थिति के लिए जिम्मेदार कारक। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आर्टिकल को आगे बढ़ाएं इससे पहले ये जानना जरूरी है कि दरअसल उद्योग होते क्या हैं। तो उद्योग एक तरह की आर्थिक क्रिया है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के एक्सट्रैक्शन यानी निष्कर्षण और सेवाओं से संबंधित होती है। उदाहरण के तौर पर देखें तो वस्तुओं के उत्पादन की श्रेणी में इस्पात उद्योग, खनिजों के निष्कर्षण की श्रेणी में कोयला खनन और सेवा उद्योग की श्रेणी में पर्यटन को रखा जा सकता है। उद्योगों को कच्चे माल, आकार और मालिकाना हक के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। कच्चे माल के आधार पर बने उद्योगों की बात करें तो इसमें कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, समुद्र आधारित उद्योग और वन आधारित उद्योग शामिल हैं। खाद्य संस्करण, खाद्य तेल, सूती वस्त्र, दुग्ध उत्पाद आदि कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण हैं। खनिज आधारित उद्योग के उदाहरणों में लौह उद्योग शामिल है। समुद्र आधारित उद्योग में सी फूड उद्योग शामिल है। आकार के आधार पर बात करें तो ऐसे उद्योग छोटे और बड़े उद्योगों में बांटे जा सकते हैं। छोटे आकार के उद्योग में कम लागत, सीमित तकनीक और पूंजी का उपयोग होता है। टोकरी बुनना, पॉटरी और हथकरघा आदि इसके उदाहरण हैं। वहीं बड़े उद्योगों में ऑटोमोबाइल और हैवी मशीनरी का उत्पादन होता है। ओनरशिप या मालिकाना हक के आधार की बात करें तो इस आधार के उद्योगों को निजी, सरकारी, संयुक्त और सहकारी उद्योगों में विभाजित किया जा सकता है। जहां निजी उद्योगों का संचालन किसी व्यक्ति या कई व्यक्तियों के समूहों द्वारा किया जाता है, वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का संचालन सरकारें करती हैं, मसलन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। संयुक्त उद्योगों का संचालन सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर करते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो मारुति उद्योग लिमिटेड। वहीं सरकारी उद्योगों की बात करें तो इनका संचालन कच्चे माल के उत्पादनकर्ताओं द्वारा, काम करने वाले मजदूरों या दोनों के द्वारा किया जाता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड यानी अमूल और सुधा डेयरी सफलता की इबारत लिख चुके संयुक्त उद्योगों में शामिल हैं। जब कई सारे उद्योगों का संकेंद्रण किसी एक क्षेत्र में हो जाता है और वे नजदीक स्थित होने के लाभ साझा करते हैं तो इन्हें औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। विश्व के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र पूर्वी उत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप और पूर्वी यूरोप एवं पूर्वी एशिया जैसे क्षेत्रों में स्थित हैं। आमतौर पर औद्योगिक क्षेत्र बंदरगाहों के निकट और सम जलवायु वाले क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं। भारत में औद्योगिक क्षेत्रों की बात करें तो भारत सरकार ने 11 औद्योगिक कॉरिडोर्स की पहचान की है। इनमें दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, चेन्नई बंगलुरु कॉरिडोर, एक्सटेंशन ऑफ चेन्नई बंगलुरु कॉरिडोर टू कोच्चि वाया कोयम्बटूर, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, हैदराबाद नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, हैदराबाद वारंगल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, हैदराबाद बंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ओडिशा इकोनॉमिक कॉरिडोर और दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर शामिल हैं। इन कॉरिडोर्स में शामिल शहरों को देखकर पैटर्न का अंदाजा लगता है, जिस वजह से अधिकांश उद्योगों की अवस्थिति में भी एक निश्चित पैटर्न दिखाई देता है। इसके पीछे कुछ कारक जिम्मेदार होते हैं, तो आइए उन्हीं पर नजर डालते हैं। दरअसल उद्योगों की अवस्थिति के लिए भौगोलिक, आर्थिक और मानवीय कई तरह के कारक जिम्मेदार होते हैं। इन्हें मोटे तौर पर 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, भौगोलिक कारक और गैर भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारकों में कच्चा माल, ऊर्जा, श्रम, परिवहन, बाजार, साइट और जलवायु शामिल हैं। अब हम एक एक करके इन कारकों के संदर्भ में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कच्चे माल की उपलब्धता पर। विनिर्माण के क्षेत्र में कच्चे माल का महत्व किसी से छिपा नहीं है। कई बार उद्योगों की अवस्थिति के लिए मुख्य तौर पर कच्चे माल की उपलब्धता ही प्रमुख भूमिका निभाती है।
ऐसे उद्योग जिनका कच्चा माल परिवहन के जरिए पहुंचाने में लागत में वृद्धि हो सकती है, वे उद्योगों को कच्चे माल की उपलब्धता वाली जगह पर ही लगाने को प्राथमिकता देते हैं। पश्चिम बंगाल में जूट मिल, उत्तर प्रदेश में चीनी मिल और महाराष्ट्र और गुजरात में कॉटन मिल कच्चे माल की आसानी से उपलब्धता के चलते ही स्थापित की गई हैं। गौरतलब है कि गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश और कपास उत्पादन में गुजरात देश में प्रथम स्थान रखते हैं। कुछ उद्योग मसलन घड़ी और इलेक्ट्रॉनिक्स में विभिन्न तरह के कच्चे माल की जरूरत होती है, इसलिए इन्हें स्थापित करने के लिए कच्चे माल की उपलब्धता का ध्यान नहीं रखा जाता। इन्हें फुटलूज इंडस्ट्रीज की श्रेणी में रखा जाता है। आइए अब नजर डालते हैं अगले जरूरी कारक पर, जो कि है ऊर्जा। उद्योगों के स्थानीयकरण के लिए ऊर्जा एक बेहद जरूरी कारक है। कोयला, खनिज तेल और जल विद्युत ऊर्जा के 3 महत्वपूर्ण पारंपरिक स्रोत हैं। इसलिए अधिकांश उद्योगों को ऊर्जा के स्रोत के नजदीक स्थापित करने की प्रवृत्ति देखी जाती है। लोहा एवं स्टील उद्योग ऊर्जा के लिए कोकिंग कोल पर निर्भर करते हैं, इसलिए ऐसे उद्योग कोल फील्ड्स के साथ समझौता कर लेते हैं। ऊर्जा के महत्व को इस बात से भी समझा जा सकता है कि उद्योगों का स्थानांतरण भारत के दक्षिणी राज्यों में बिजली की उपलब्धता के बाद ही किया जाता है। दक्षिणी राज्यों में कोयले की कमी के चलते अधिकांश उद्योग जल विद्युत की सस्ती उपलब्धता के बाद ही इन राज्यों की ओर रुख करते हैं। जमशेदपुर में स्थित टाटा आयरन एंड स्टील, छत्तीसगढ़ में कोरबा में लगाई गई एल्यूमिनियम यूनिट, राजस्थान के खेतड़ी में लगाया गया कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट और पंजाब के नांगल में स्थित फर्टिलाइजर फैक्ट्री को ऊर्जा के नजदीक स्थित स्रोतों के पास लगाया गया है। आइए अब बात करते हैं तीसरे जरूरी कारक की, यानी श्रम की। किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए श्रम बल की उपस्थिति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उद्योगों के लिए श्रम शक्ति की जरूरत 2 तरह से होती है। एक तो अधिक संख्या में मजदूरों की जरूरत, दूसरा कौशल युक्त श्रम की जरूरत। विशेष कौशल वाले श्रमिकों की जरूरत वाले उद्योग श्रम बल की अधिकता वाले क्षेत्र की ओर अधिक आकर्षित होते हैं, जबकि अकुशल श्रमिकों की जरूरत वाले उद्योगों में ऐसी स्थिति नहीं बनती। उदाहरण के लिए सूरत में हीरा उद्योग, स्विट्जरलैंड में घड़ी उद्योग। उद्योग स्थापना के अन्य कारकों के इतर श्रम बल के पास निर्णय लेने की शक्ति होती है। साथ ही इसमें गतिशीलता का अभाव पाया जाता है। मसलन सॉफ्टवेयर उद्योगों को ग्रामीण इलाकों में कौशल संपन्न मानव बल के अभाव के चलते नहीं लगाया जा सकता। आइए अब बात करते हैं चौथे कारक की, यानी परिवहन की। कच्चे माल को उद्योगों तक लाने के लिए परिवहन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में रेल और बंदरगाहों का विकास कोलकाता, मुंबई और चेन्नई के आसपास उद्योगों की चेन निर्मित करने के लिए जिम्मेदार है। हमारा 5वां महत्वपूर्ण कारक है बाजार। दरअसल विनिर्माण की पूरी प्रक्रिया ही इस बात पर निर्भर करती है कि तैयार माल बाजार तक पहुंचे। तैयार माल के लिए बाजार की नजदीकी उद्योगों की स्थापना में अहम भूमिका निभाती है। ऐसे उत्पाद जिनके खराब होने की या टूटने फूटने की आशंका हो, उन उद्योगों को बाजार के आसपास वाले क्षेत्र में स्थापित किया जाता है। उदाहरण के लिए कांच के सामान, बेकरी, आइसक्रीम, खाद्य पदार्थ से संबंधित उद्योग बाजार के समीप ही लगाए जाते हैं। अब बारी है छठे महत्वपूर्ण कारक, यानी पानी की। कुछ उद्योगों जैसे लोहा एवं स्टील उद्योग, कपड़ा और रसायन उद्योग में अधिक पानी की जरूरत होती है, तो इस तरह के उद्योग नदियों, झीलों और नहरों के आसपास विकसित होते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो झारखंड के जमशेदपुर में लगाए गए टाटा के प्लांट में सुवर्ण रेखा और खारकल नदियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हमारा अगला और 7वां जरूरी कारक है साइट। उद्योगों की स्थापना के लिए साइट का चुनाव जरूरी कारक है। वर्तमान में उद्योगों को शहरों की बजाय गांव में स्थापित करने की प्रवृत्ति देखी जा रही है। इसके पीछे की वजह शहरों में जमीन की बढ़ रही कीमतें बताई जा रही हैं। उद्योगों की सघनता बढ़ने से कई बार उस साइट के विकास में भी अभूतपूर्व वृद्धि होती है। अब हमारा 8वां और अंतिम जरूरी भौगोलिक कारक है जलवायु। दरअसल जलवायु उद्योगों की स्थापना में बेहद अहम योगदान रखती है। कठोर जलवायु में उद्योगों की स्थापना मुश्किल होती है। बेहद गर्म, आर्द्र और ठंडे जलवायु वाले क्षेत्रों में औद्योगिक विकास संभव नहीं हो पाता है। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में औद्योगिक विकास न हो पाने के पीछे जलवायु भी जिम्मेदार है। वहीं पश्चिमी तट की मृदु जलवायु के चलते वहां उद्योगों का बेहतर विकास हुआ है। इन कारणों के चलते भारत के लगभग 24% आधुनिक उद्योग और लगभग 30% औद्योगिक मजदूर महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में केंद्रित दिखाई देते हैं।
महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों में कॉटन उद्योग के विकसित होने के पीछे यहाँ की आर्द्र जलवायु ही जिम्मेदार है, क्योंकि कठोर जलवायु वाले क्षेत्रों में धागों के टूटने की समस्या सामने आती है। हालांकि कुछ कठोर जलवायु वाले क्षेत्रों में कॉटन इंडस्ट्रीज लगाने के लिए आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफायर्स का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इससे उत्पादन की लागत में इजाफा हो जाता है। परंपरागत तौर पर ये कारक उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते रहते हैं, लेकिन नई तकनीकों के इजाद होने के साथ एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। वैज्ञानिक तकनीक के चलते अब कच्चे माल के कई विकल्प तैयार किए जा सकते हैं। बिजली की बढ़ती उपलब्धता और श्रम की गतिशीलता के बढ़ते प्रभाव के चलते अब भौगोलिक कारक एक सीमा तक ही उद्योगों की स्थिति का निर्धारण करते हैं। हालांकि वर्तमान आधुनिक उद्योगों पर गैर भौगोलिक कारकों का प्रभाव अधिक दिखाई पड़ता है। तो आइए अब देखते हैं कि गैर भौगोलिक कारक उद्योगों की अवस्थिति को किस तरह प्रभावित करते हैं। इनमें सबसे पहला कारक है पूंजी। दरअसल आधुनिक उद्योग पूंजी आधारित और अधिक निवेश की मांग करते हैं। पूंजी आमतौर पर बड़े शहरों में उपलब्ध होती है। बड़े शहर मसलन मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई बड़े औद्योगिक केंद्र हैं, क्योंकि इन शहरों में पूंजी उपलब्ध है। दूसरा कारक है सरकारी नीतियाँ। सरकारें क्षेत्रीय असमानता को दूर करने, उद्योगों का भविष्य निर्धारण और प्रदूषण को कम करने के लिहाज से औद्योगिक नीतियां बनाती हैं। सरकार द्वारा साल 2019 में 4 विधेयकों के जरिए 29 केंद्रीय नियमों को समायोजित किया गया है। दरअसल श्रम समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए राज्य और केंद्र दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। श्रम नियमों में सुधार करके सरकार उद्योगों के लिए बेहतर वातावरण तैयार करना चाहती है। सरकारी नीतियां उद्योगों की स्थापना में कैसे भूमिका अदा करती हैं, इसे टाटा के नैनो प्लांट की कंट्रोवर्सी से समझ सकते हैं। दरअसल टाटा के नैनो प्लांट्स को पश्चिम बंगाल के सिंगूर में लगाया जाना था, लेकिन इसे लेकर वहां लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। इन्हीं विरोध प्रदर्शनों के बीच गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का रतन टाटा को सुस्वागतम का मैसेज जाता है और नैनो का प्लांट गुजरात के सानंद में लगाया जाता है। ये उदाहरण केवल ये समझाने के लिए दिया जा रहा है कि इस बात का अंदाजा लगाया जा सके कि जिस राज्य की नीतियां जितनी उद्योग अनुकूल होती हैं, उद्योगों की अवस्थापना का रास्ता उतना ही सुलभ हो जाता है। ऐसे ही मथुरा की ऑयल रिफाइनरी, कपूरथला में कोच फैक्ट्री और जगदीशपुर में फर्टिलाइजर प्लांट्स के पीछे सरकारी नीतियां ही जिम्मेदार हैं। मथुरा में ऑयल रिफाइनरी उस क्षेत्र में अवसंरचना और रोजगार के विकास के मकसद से स्थापित की गई थी। आइए अब बात करते हैं तीसरे कारक की, जो है इंडस्ट्रियल इनर्शिया। कई बार उद्योग मूल स्थान या जहां से उस उत्पाद की शुरुआत हो वहीं लगाए जाते हैं। इसके पीछे इंडस्ट्रियल इनर्शिया काम करता है। उदाहरण के लिए अलीगढ़ के ताले, मुरैना की गजक। वर्तमान में सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना पर गौर करें तो इस कारक को सकारात्मक रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। इससे उत्पाद की वैश्विक पहचान और क्षेत्र विशेष में रोजगार सृजन को भी बढ़ावा मिलता है। अगला चौथा महत्वपूर्ण कारक है बैंकिंग सुविधाएं। दरअसल उद्योगों को हर दिन बड़े स्तर पर रुपए के लेन देन की जरूरत होती है। ऐसे में बेहतर बैंकिंग सुविधाओं वाले क्षेत्र में उद्योग अधिक आकर्षित होते हैं। पांचवा कारक है इंश्योरेंस। औद्योगिक अवस्थापना के बाद मानव, मशीन और उत्पादों की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बनी रहती है। इसीलिए इंश्योरेंस उद्योगों की अवस्थापना में एक प्रमुख कारक के तौर पर उभरा है। इन कारकों को लेकर कई विशेषज्ञों ने इस पर कुछ सिद्धांत भी दिए हैं। इनमें वेबर का सिद्धांत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आइए देखते हैं कि वेबर का सिद्धांत इस संबंध में क्या कहता है। उद्योगों की अवस्थिति को लेकर पहला वैज्ञानिक सिद्धांत विकसित करने का श्रेय जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेबर को दिया जाता है। वेबर के मुताबिक जिस क्षेत्र में परिवहन की लागत कम होगी, उद्योगों की अवस्थापना की संभावना उतनी ही अधिक होगी। मसलन पहाड़ी इलाकों की तुलना में मैदानी क्षेत्रों में उद्योग अधिक स्थापित किए जाते हैं। इसके पीछे की प्रमुख वजह परिवहन लागत का कम होना है। ऐसे ही जल परिवहन की सुविधा वाले क्षेत्रों में परिवहन की लागत तुलनात्मक रूप से काफी कम आती है। इन क्षेत्रों में औद्योगिक संकेंद्रण अधिक देखने को मिलता है। हुबर ने वेबर की इस मान्यता को अस्वीकार किया कि केवल उन्हीं स्थानों पर उद्योग स्थापित होते हैं जहां पर न्यूनतम परिवहन लागत होती है। उसने उद्योगों की स्थापना के लिए मुख्यतः 3 कारकों को जरूरी माना। इनमें पहला है कच्चे माल को लाने का खर्च, दूसरा है तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने का परिवहन खर्च और तीसरे में
श्रमिक मूल्य और तकनीकी लागत शामिल है। कुल मिलाकर निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में परिस्थितियां बदली हैं। कोविड ने वर्क फ्रॉम होम की संकल्पना को साकार रूप दिया है। बड़ी बड़ी कंपनियां इंटरनेट अवसंरचना की बदौलत घरों में बैठकर काम को अंजाम दे रही हैं। वर्तमान परिस्थितियों में इंटरनेट की उपलब्धता एक नया कारक बनकर उभरी है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम न केवल कंपनियों की लागत को कम करने में सक्षम है, बल्कि पर्यावरण के लिहाज से भी एक बेहतर तरीका साबित हो रहा है। इसके जरिए परिवहन प्रदूषण और एसी से होने वाली ग्लोबल वार्मिंग को काफी कम किया जा सकता है। आने वाले समय में वस्तुओं की अधिकांश मांग विकासशील देशों से होगी, क्योंकि विकसित देशों का बाजार सैचुरेट होगा। वहां वस्तुओं में विविधता की मांग होगी। ऐसे में उद्योगों की अवस्थापना में नवाचार और नई तकनीक की मुख्य भूमिका होगी। आइए अब बारी है आज के सवाल की। उद्योगों की अवस्थापना के लिए जिम्मेदार कारकों का विस्तृत वर्णन कीजिए।